मेरा नाम हारिस है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक दिन एक शख्स मेरे पास आया जिसकी बीवी शादी के 1 माह बाद ही लापता हो गई थी। जो लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे उनमें एक लापता लड़की का शौहर, दूसरा उसका ससुर और तीसरा लड़की का अपना बाप था। लड़की को गायब हुए 2 रोज गुजर चुके थे। लड़की की शादी उसके शौहर के साथ 1 माह कबल ही अंजाम पाई थी। वो लोग ये दावा कर रहे थे कि लड़की को अगवा किया गया है। जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि लड़की को किसने अगवा किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ये तो मालूम नहीं, लेकिन लड़की यकीनन अगवा हुई है। मैंने कहा कि आपको किसी पर तो शक होगा। तब उन्होंने कहा कि हमें किसी पर भी शक नहीं है। वो एक गांव था जो ना तो बहुत छोटा था और ना ही बहुत बड़ा। वहाँ की ज़्यादातर आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, जबकि कुछ सिख और हिंदू घराने भी इस गांव में आबाद थे। ये लोग जिनकी बहू लापता हुई थी, एक मुसलमान और खुशहाल ज़मींदार घराना था। लड़की वाले भी इन्हीं के हमपल्ला और म्यार के लोग थे। मैंने लड़की के ससुर से पूछा कि लड़की लापता किस तरह हुई है, तो उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि उनका मकान एक कुशादा हवेली है। सहन की जानिब 2 बड़े बरामदे हैं। रात के वक्त वो लड़की, जिसका नाम जोया है, और उसका शौहर एक बरामदे में सोते थे। गुमशुदगी वाली रात भी दोनों मियाँ बीवी इसी बरामदे में सोए हुए थे, जबकि घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोते थे। सुबह मुंह अंधेरे जोया के ससुर और सास उठे। वो रोज़ाना इसी वक्त उठा करते थे और भैंसों का दूध निकालते थे। इस रोज़ भी जब वो सुबह सवेरे उठे तो देखा कि घर का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। सास ससुर के अलावा इतनी सुबह कोई और नहीं उठा करता था। ससुर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी बहू जोया अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। ससुर ने फ़ौरन अपनी बीवी को बताया। उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन जोया वापस ना आई और सुबह हो गई। फिर सूरज निकल आया, मगर जोया का कुछ पता न चला। जोया का मेका गांव से 2.5 मील की मसाफत पर था। वहां जाकर मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जोया यहाँ नहीं आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जोया को कहाँ तलाश करें। उन्होंने आसपास के 3-4 घरों में भी जाकर देखा और सारा दिन जोया के इंतज़ार में गुजार दिया, मगर वो वापस ना आई। रात के वक्त जोया का बाप और ससुर अपने पीर साहब के पास चले गए। पीर साहब ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की कहीं दूर निकल गई है, लेकिन वो वापस आ जाएगी, मगर इसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा और बड़ी सख्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। पीर साहब ने उन्हें कुछ अजीबो गरीब चीज़ें लाने को कहा। वो लोग ये तमाम अशिया पीर साहब को दे आए। पीर साहब ने तसल्ली दी कि कल शाम तक लड़की खुद उड़ती हुई वापस आ जाएगी। जोया के बाप और ससुर ने पीर साहब को दुगना नजराना पेश किया और उनसे इल्तिजा की कि अगर लड़की कल शाम से पहले ही वापस आ जाए तो वो पीर साहब की झोली पैसों से भर देंगे। जोया के बाप ने पीर साहब को एक बकरा देने का भी वादा किया। उन लोगों ने जोया की गुमशुदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देहातों में किसी का पर्दा नहीं रह सकता। गांव के एक सिख को भी पता चल गया कि ये लोग लड़की की वापसी के लिए पीर साहब के पास गए हैं। इस सिख ने उन लोगों को समझाया कि पुलिस को इत्तला दो। ये पीर लोग लड़कियां अगवा तो करवा सकते हैं, मगर अगवा हो जाने वाली लड़की वापस नहीं ला सकते। जब इस सिख ने उनकी अकल के दरवाजे खोले तो ये लोग मेरे पास थाने आ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या लड़की घर से कुछ साथ लेकर गई है, कोई जेवर या रुपया पैसा वगैरह। ससुर ने कहा कि वो कुछ भी लेकर नहीं गई, हमने सब कुछ देख लिया है, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसे किसी ने अगवा किया है। मैंने पूछा कि क्या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, तो ससुर ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर कत्ल और अगवा जैसी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैंने जोया के शौहर से कहा कि तुम बताओ, तुम सोए हुए थे, मरे हुए तो नहीं थे। अगवाकारों ने जब लड़की को उठाया होगा तो लड़की ने थोड़ी बहुत आवाज़ तो निकाली ही होगी। वो एक जीती जागती लड़की थी, कोई लकड़ी का लठ तो नहीं थी कि कोई आया और उठा कर ले गया। शौहर ने जवाब दिया कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि वो किस तरह गई। मैंने कहा तो फिर मैं तुम सबको ये बता दूं कि लड़की अगवा नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से गई है। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि लड़की का चाल चलन कैसा था, तो तुम सब यही कहोगे कि वो निहायत पाक साफ लड़की थी। अब तुम बताओ कि तुम में से सच कौन बोलेगा। मैंने उन तीनों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब न दिया। फिर जोया का ससुर बोला कि जनाब, हम तो यही कहेंगे कि लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल खामोश तबा लड़की थी। अब बेशक आप किसी और से भी पूछ लें। उन्होंने 2 दिन ज़ाया कर दिए थे, इसीलिए अब ये मालूम करना नामुमकिन हो गया था कि लड़की खुद गई है या उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया है। मैंने जोया के ससुर से कहा कि क्या तुमने अपने पीर साहब को नहीं बताया कि लड़की शाम तक वापस नहीं आई। ससुर ने कहा कि जी बताया था। पीर जी कहते हैं कि लड़की पर बड़े ही सख्त तावीज़ किए गए हैं, वो वापस तो आ जाएगी, मगर अभी बहुत दिन लगेंगे। मैं जोया के ससुर, शौहर और बाप के हमरा उसके ससुराल चला गया।
घर के अंदर बरामदे में वो जगह देखी जहाँ लड़की सोई हुई थी। उसके शौहर की चारपाई उसकी चारपाई के साथ मिली हुई थी। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई वहां से अंदर नहीं आ सकता था और छत की तरफ से भी आना निहायत मुश्किल था। मैंने मकान का बड़ी बारीक बीनी से मुआयना किया और मुझे यही समझ आई कि लड़की खुद गई है। एक ख्याल मेरे जहन में ये भी आया कि कहीं लड़की के शौहर ने किसी वजह से उसे कत्ल करके लाश कहीं फेंक न दी हो। लेकिन ये शख्स कुछ सादा सा मालूम होता था, क्योंकि अगर उसने उसे कत्ल किया होता और लाश कहीं फेंक दी होती तो अब तक किसी न किसी को नजर आ जानी चाहिए थी। अलबत्ता ये मुमकिन था कि उसने लाश को कहीं दफन कर दिया हो। जोया के शौहर पर शक इसलिए भी था कि वो बिल्कुल खामोश था, सिर्फ उसका बाप ही बोल रहा था और हर सवाल का जवाब दे रहा था। जोया के ससुर ने मुझसे कहा कि जनाब, मेरे नाकिस जहन में एक बात आ रही है, वो ये कि लड़की अगर खुद जाती तो पैसा और जेवर भी जरूर साथ ले जाती। मैंने कहा कि मैं इस बात को जरूरी नहीं समझता। हो सकता है कि लड़की का ताल्लुक किसी ऐसे आदमी के साथ हो जिसे रुपए पैसे की जरूरत ना हो। मैंने जोया के शौहर को अलहदा ले जाकर कहा कि वो खुद मुझे कुछ बताएगा या मैं पहले दूसरों से दरियाफ्त करूं कि असल मामला क्या है। उसने जो जवाब दिया उससे मेरी तसल्ली ना हुई, बल्कि शक मजीद गहरा हो गया। मैंने उसे दूर भेज दिया और जोया की सास को बुला लिया। मैंने उससे कहा कि देखो माँ जी, अपनी इज्जत और बेइज्जती का ख्याल ना करो। जब मामला पुलिस के हाथ में चला जाता है तो किसी का पर्दा नहीं रहता। इसीलिए ये सच बताओ कि तुम्हारी बहू अपनी मर्जी से गई है, और मुझे ये भी बताओ कि उसकी आदतें कैसी थीं, चाल चलन कैसा था और तुम्हारे बेटे के साथ उसका सलूक कैसा था। घर में वो तुम सबके साथ कैसा रवैया रखती थी, होशियार और चालाक थी या फिर खोई खोई सी रहती थी। सास ने जवाब दिया कि हमने इस लड़की में दो खूबियां देखकर यह रिश्ता लिया था। एक उसका हुस्न और दूसरा वस्फ ये था कि वो बिल्कुल खामोश रहने वाली लड़की थी। वो अपने माँ बाप के घर में भी बहुत कम बोलती थी और नमाज रोजे की बाकायदगी से पाबंदी करती थी। मैंने पूछा कि क्या वो अपने वालिदैन के घर उदास रहती थी या खुश। उसने जवाब दिया कि वहाँ तो वो खुश रहती थी। मैंने पूछा, और तुम्हारे घर में कैसी थी? तो वो सोच में पड़ गई और फिर बोली कि इस तरह खुश नहीं रहती थी जिस तरह अपने माँ बाप के घर रहती थी। मैंने दरियाफ्त किया कि उसका अपने शौहर के साथ बर्ताव कैसा था। उसने कहा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे घरों की लड़कियां शादी के बाद सबके सामने अपने शौहरों से बात करते हुए शर्माती हैं। मैंने जोया को अपने बेटे के साथ बात करते कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा अपनी इतनी खूबसूरत दुल्हन से खुश तो ज़रूर होगा। वो बोली कि मेरा बेटा खुश नज़र नहीं आता था, वो तो हंसी मजाक करने वाला लड़का था, मगर उसकी तो हंसी ही गायब हो गई थी। मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा सलूक जोया के साथ कैसा था तो तुम यकीनन यही कहोगी कि बहुत अच्छा था, तुम सच नहीं बोलोगी। उसने कहा कि अगर मैं सच नहीं बोल रही तो आप मेरे बेटे से पूछ लें, हमारे पड़ोसियों से पूछ लें या जोया की माँ से पूछ लें। मैं तो अपनी बहू से कहती थी कि अपनी जुबान खोला करो, वरना लोग कहेंगे कि सास ने बहू को दबा कर रखा हुआ है। मैंने पूछा, तो फिर वो क्या कहती थी? उसने बताया कि वो फिर भी खामोशी रहती थी। सास बहू की लड़ाई तो मशहूर है, लेकिन वो तो बोलती ही रही थी। मैंने उस औरत के साथ काफ़ी मख्समारी की, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जोया और उसके शौहर के दरमियान कोई बात ज़रूर थी। जोया घर में खामोश तो रहती थी, मगर वो खुश नहीं थी, और उसका शौहर जो हंसमुख था वो भी खामोश रहने लगा था। मुझे अभी बहुत सी बातें मालूम करनी थी। मैंने जोया की माँ के मुतल्लिक पूछा तो पता चला कि वो भी वहीं आई हुई है। मैंने सास को रुखसत करके जोया की माँ को बुला लिया। वो मुसलसल रो रही थी। उसे अपनी बेटी के गुम होने का शदीद सदमा था। पहले मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी मिल जाए तो मुझे उसके मुतल्लिक एक एक बात तफसील से बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि वो कहाँ गई होगी और किसके साथ गई होगी। उसने कहा कि अल्लाह की कसम ले लें, मेरे सर पर कुरान रख दें, मेरी बेटी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। वो तो खामोशी से अल्लाह को याद करने वाली लड़की है। मैंने पूछा कि जब उसका रिश्ता तय हुआ था तो क्या वो खुश थी? माँ ने जवाब दिया कि ये बात मैं आपको सच बता देती हूँ कि वो बिल्कुल खुश नहीं थी। मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी क्या कहती थी? माँ ने बताया कि पहले वो कहती थी कि मेरी शादी ना करो, मैं दूसरे घर में खुश नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि लड़का बहुत खूबसूरत और जवान है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। फिर वो कहने लगी कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि शादी से मेरा दिल घबराता है। मैं यही समझती रही कि कम उम्र लड़की है, इसीलिए घबरा रही है। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो अपने शौहर को पसंद करती थी या किसी और को चाहती थी? माँ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो अपने शौहर को पसंद ना करे, आपने उसे देखा ही होगा, उसमें क्या कमी है, इसे तो हर लड़की पसंद करेगी। वो बाहर घूमने फिरने की शौकीन नहीं थी और ना ही किसी और को चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए कसम खा सकती हूँ कि वो ऐसी नहीं थी। और दूसरी बात ये कि वो भागकर जाती भी कहाँ, अपने घर ही तो आती। उसकी शादी को 1 माह हुआ था और इस दौरान वो 3 मरतबा मेरे पास आई थी। मैंने उससे सास ससुर और शौहर के सलूक के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारी बेटी को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे उसकी सहेलियों से भी मालूमात लेनी होंगी। तुम्हारी बेटी ज़रूर किसी को चाहती थी और वो अपनी मर्जी से गई है, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। जोया की माँ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद वो बोली कि आप कहते हैं वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन ये गलत है।
मैं आपको एक बात बताती हूँ, जोया को नींद में चलने की आदत थी। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या वो नींद में घर से बाहर भी निकल जाती थी। माँ ने बताया कि वो महीने में एक आध बार आधी रात के वक्त नींद की हालत में उठकर चल पड़ती थी। घर का कोई फर्द उसे रोकता तो उसे एहसास तक नहीं होता था कि कोई उसे रोक रहा है। वो सहन में चक्कर लगाकर वापस आ जाती थी। 2 मरतबा वो छत पर भी चढ़ थी। खुशकिस्मती से दोनों बार मैंने देख लिया और उसे बाजू से पकड़कर नीचे लाई थी, मगर उसकी आंख नहीं खुली थी। इस हालत में उसकी आंखें आधी खुली रहती थी। उसे ये आरिज़ा शादी से 5 साल पहले शुरू हुआ था। हम इसका इलाज तावीज़ों और दरगाहों की मिट्टी से करते रहते थे। मैंने पूछा कि क्या तुमने ससुराल वालों को इस बीमारी के बारे में बताया था? वो बोली कि नहीं, अगर बता देती तो वो कभी रिश्ता ना लेते। मैंने उस औरत के साथ भी काफ़ी सर खपाया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम थी कि उसकी बेटी किसी को पसंद नहीं करती थी। मेरे दिमाग में जोया का नींद में चलना अटक गया था। मैंने जोया की माँ को रुखसत किया और गांव के नंबरदारों को बुलाकर कहा कि वो पुलिस के साथ मिलकर लड़की को तलाश करें और ये पता लगाएं कि उसका किसी के साथ कोई दोस्ताना ताल्लुक तो नहीं था। मैंने जोया के बाप, ससुर और शौहर को साथ लिया और थाने आ गया। जब कोई लापता हो जाए तो काफ़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और दूसरे थानों को भी इत्तला भेजी जाती है। मैंने एएसआई को इस काम पर लगाया और जोया का शौहर मुझे बयान दे रहा था और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वो आखिर में क्या कहेगा। उसने बताया कि वो अपने पीर साहब के पास गया और रोकर अपना हाल सुनाया कि मेरी बीवी के दिल पर किसी और का कब्ज़ा है और उसने मुझ पर तावीज़ करा दिए हैं। पीर साहब ने कहा कि इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे तुम्हारी ताबे कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि वो कभी नहीं आएगी। पीर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इसी शाम पीर साहब हमारे घर आए। उन्होंने जोया को पता न चलने दिया कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। उन्होंने उसे कुछ रुपए दिए और कुछ पढ़कर दम किया। फिर उसकी आंखों में देखकर कहा कि मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दुश्मन का साया नजर आ रहा है। पीर साहब ने एक तावीज़ पानी में घोलकर उसे पिलाया और उसे बहुत डराया कि ये साया खतरनाक है। रात को जोया ने मुझसे कहा कि पीर साहब का कोई तावीज़ मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं पीर साहब की खिदमत करता रहा और वो कहते रहे कि असर ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर जोया लापता हो गई। जब मैंने पीर साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे यही डर था, इस पर जो साया है वही इसे खींच कर ले गया है। इसे तलाश मत करना वरना तुम सब मारे जाओगे। मैंने पूछा तो फिर तुम लोग थाने क्यों आए? उसने कहा कि मेरा बाप और जोया का बाप मुझे ज़बरदस्ती ले आए। मैं तो पीर साहब के डर से खामोश था। उसके बयान ने पीर साहब को मेरे शक के दायरे में ला खड़ा किया था, लेकिन मैं अभी उन पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं पहले सबूत इकट्ठे करना चाहता था। अगले 3 रोज़ में मसरूफियत की वजह से इस केस पर तवज्जो ना दे सका। जोया को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। फिर मुझे गांव के मुखबिरों से रिपोर्ट मिली। चौकीदार की बीवी, जो खुशहाल घरानों में काम करती थी, उसने बताया कि जोया का एक मामूजाद भाई है जिसकी उम्र 29 साल है। उसका नाम अहमद है। जोया उसके घर बहुत आती जाती थी और जब वो अहमद को देखती थी तो गुलाब की तरह खिल उठती थी और खूब बातें करती थी। चौकीदार की बीवी ने बताया कि उसने उन दोनों को एक ही चारपाई पर बैठे भी देखा है। शादी के बाद जब जोया मैके आई तो वो दोनों बहुत उदास थे और एक बार जोया की आंखों में आंसू भी थे। मुझे यकीन हो गया कि जोया अहमद को चाहती थी। चौकीदार की बीवी ने एक और अहम बात बताई कि पीर साहब ने उसे बुलाकर कहा था कि जोया के कान में ये बात डालो कि तुम्हारा शौहर तुम पर तावीज़ करा रहा है और पीर तुम्हारे दिल का हाल जानता है। अगर तुम पीर के पास आओगी तो वो तुम्हें तलाक दिलवाकर तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के आदमी से करवा देगा। चौकीदार की बीवी ने ये पैगाम जोया तक पहुंचा दिया था, जिस पर जोया ने कहा था कि अगर पीर साहब ऐसा कर सकते हैं तो वो गायबाना तौर पर कर दें, मैं उन्हें 2 गुना नजराना दूंगी। लेकिन पीर साहब ने कहलवाया कि इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। चौकीदार की बीवी की इन बातों ने मेरे जहन की उलझनें काफ़ी हद तक सुलझा दी थीं। अब मुझे ये साफ नज़र आ रहा था कि इस सारे मामले के पीछे इस पीर का हाथ है जो मजहब और रूहानियत की आड़ में अपना काला धंधा चला रहा था। मैंने अहमद को खामोशी से उठाने का फैसला किया ताकि गांव में किसी को खबर ना हो। इसी रात मेरी टीम ने अहमद को उसके घर से हिरासत में ले लिया। जब वो थाने आया तो शुरू में वो बहुत घबरा गया था, लेकिन जब मैंने उसे जोया का नाम लेकर सख्ती से पूछा तो वो फट पड़ा। अहमद ने रोते हुए बताया, साहब मैं और जोया एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। हमने कस्में खाई थीं कि एक दूसरे के बनेंगे, लेकिन जोया के बाप ने अपनी ज़िद और बरादरी के सामने मेरी गुर्बत को देखकर उसकी शादी उसके मौजूदा शौहर से कर दी। जोया ने बहुत मिन्नतें की, यहाँ तक कि वो शादी की रात भी अपने शौहर से इसीलिए दूर रही कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत बसी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या जोया तुम्हारे पास है? उसने तड़प कर जवाब दिया, काश वो मेरे पास होती साहब। शादी के बाद जब वो आखिरी बार अपने मैके आई थी तो पीर के बेटे की नज़र उस पर पड़ गई। वो बदमाश इंसान है, उसने हमें छुपकर मिलते देख लिया था और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जोया बहुत डरी हुई थी, उसे डर था कि वो हमारी मोहब्बत को बदनाम कर देगा।
अब कड़ियां मिल रही थीं। पीर ने जोया के शौहर को तावीज़ों के जाल में फंसाया और दूसरी तरफ चौकीदार को बीवी के जरिए जोया को ये लालच दिया कि वो उसे तलाक दिलवाकर उसकी शादी अहमद से करवा देगा। मुझे पूरा यकीन हो गया कि जोया पीर के ठिकाने पर ही कहीं कैद है। मैंने फ़ौरन एक प्लान बनाया और सादा कपड़ों में पीर की हवेली पर छापा मारा। वहाँ का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के पिछले हिस्से में खुफिया तहखाना था जहाँ जोया को बेहोशी की हालत में रखा गया था। जोया को जब होश आया तो उसने बताया कि जिस रात वो लापता हुई उसे नींद में चलने का दौरा पड़ा था। वो नींद की हालत में सहन से बाहर निकल गई थी जहाँ पीर का बेटा पहले से घात लगाए बैठा था। उसने जोया की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया और उसे अगवा करके यहाँ ले आया। यहाँ उसे नशावर चीज़ें दी जाती थीं ताकि वो शोर न मचाए। पीर का बेटा उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था और उसे ये झूठी तसल्ली दे रहा था कि वो उसे अहमद से मिलवा देगा। जोया की आंखों में अपने शौहर के लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि वो तो उस रवायती शादी की भेंट चढ़ गई थी जहाँ दिल की पसंद को अहमियत नहीं दी जाती। मैंने जोया को उसके वालिदैन के हवाले किया और पीर और उसके बेटे को सलाखों के पीछे धकेल दिया। अहमद और जोया की कहानी का अंजाम अगरचे रवायती खुशियों वाला नहीं था, क्योंकि जोया अब भी किसी और की मनकूहा थी, लेकिन सच्चाई सामने आने से उसके शौहर के दिल से वो मैल निकल गया जो पीर ने पैदा किया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अंधी अकीदत और जाहिलाना रसूमात किस तरह हंसते बसते घरों को उजाड़ देती हैं। जोया का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे छिपी दास्तान ने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी।